नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैराथन नंबर 2 होने वाली है और इस मैराथन में हम ईवीएस का टॉपिक पॉल्यूशन को देखेंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। ठीक है। प्रदूषण भूमि, जल तथा वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य व अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक क्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। देखो, पॉल्यूशन किससे बना है। जो हमारा ये पॉल्यूशन वर्ड है, ये हमारा लैटिन वर्ड पोल्यूटोनियम से बना है। किससे बना है। लैटिन वर्ड पोल्यूटोनियम से हमारा पॉल्यूशन शब्द बना है। ठीक है जी। प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर है, किस पे, प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है। ठीक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। और मानव द्वारा जो प्रदूषण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं। तो देखो भाई, टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स वो होते हैं कि जो प्रदूषण फैलाते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण होता है, उन्हें ही पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। अब देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होती है। वैसे देखा जाए तो पोल्यूटेंट्स को हम एक तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बांटते हैं, अवस्था के आधार पर बांटते हैं, उनका स्वरूप कैसा, उन स्वरूप के आधार पर, और निस्तारण प्रकृति के आधार पर भी बांटते हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, अवस्था की मतलब उनकी उत्पत्ति कैसी है, उनसे उनकी अवस्था कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है। उनका स्वरूप कैसा है, और उनके निस्तारण प्रकृति के आधार पर हम पोल्यूटेंट्स का विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखो, ये सभी आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स को। उत्पत्ति के आधार पर हमारे पोल्यूटेंट्स नेचुरल और मैन मेड। कौन कौन से है भाई। नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल कौन से, ज्वालामुखी से पोल्यूशन होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से। जैविक पदार्थों से पोल्यूशन होता है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और वन में अग्नि लगने से। ठीक है। आगे देखोगे, जो ये SO2 है और NO2 है, ये किसका निर्माण कर देते हैं। ये हमारे आगे एसिड रेन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। जो कि हमारी नेचुरल है। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं। समझ गए मेरी बात। और ये आपको एसिड रेन भी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। अब देखो कि मैन मेड कौन से हैं। गैसें हो गया, धुआं हो गया, कणकीय पदार्थ हो गए। अब देखेंगे, हमने कंप्लीट कर लिया है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से है। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमारा आता है स्कूट फ्यूम, एरोसेल, PM, SPM, फ्लाई एस। स्कूट फ्यूम क्या होती है भाई। स्कूट फ्यूम होती है भाई, ये अक्सर आपको को देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल एरिया में। और एरोसोल पीएम क्या होता है। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट 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 मैटर होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं। SPM क्या होता है, सस्पेंडेबल पार्टिकल मैटर, ये थोड़े से और भी वो होते हैं छोटे। और फ्लाई एस आपको क्या देते हैं, राख। ये अपना वहां उड़ती है जहाँ पे कोयले का काम होता है, इंडस्ट्रीज एरिया में। तो याद रखना है, स्कूट फ्यूम, एरोसोल, PM, SPM, फ्लाई एस, ये सॉलिड पोल्यूटेंट्स के उदाहरण है।
आगे देखेंगे लिक्विड पोल्यूटेंट्स के उदाहरण। लिक्विड पोल्यूटेंट्स के उदाहरण कौन कौन से? अमोनिया और यूरिया नाइट्रेट। अमोनिया और यूरिया नाइट्रेट हमारे लिक्विड पोल्यूटेंट्स के उदाहरण हैं। ठीक है, अमोनिया और यूरिया नाइट्रेट हमारे लिक्विड लिक्विड पोल्यूटेंट्स के उदाहरण है। गैस हमारी कौन सी होती है? NO2 है, CO2 है, SO2 है, CFC है और CO2 है। कौन कौन से हैं गैस की? NO2, CO2, SO2, CFC, CO2। आई बात समझ में? और लिक्विड याद रखना है अमोनिया और यूरिया नाइट्रेट। स्कूट फ्यूम्स, एरोसोल, PM, SPM, फ्लाई ऐश, ये सॉलिड के हैं। अगर स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे याद होने चाहिए। प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी देखो, प्राइमरी में वे पदार्थ है जो कि आपको नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे कि DDT, CO2, SO2, प्लास्टिक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2, NH3। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कणकीय पदार्थ। आई बात समझ में? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे प्राइमरी हैं। DDT प्राइमरी में आता है, CO2, SO2, प्लास्टिक, NO2, NH3, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सेकेंडरी में क्या आता है? पैन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैन होता है पेरी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, अमोनिया, ओजोन, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिडिक, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। देखो सेकेंडरी में वो हैं, ये कुछ कंपाउंड से रिएक्ट होके बने हैं। आई बात समझ में? आगे जी, आगे देखेंगे निस्तारण पत्ती। निस्तारण प्रकृति के आधार पर, निस्तारण प्रकृति क्या होती है? मतलब वह जैव निम्नीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। जैव निम्नीकरण पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा के वे अपघटित होते हैं। और अनिम्नीकरण मतलब हमारा हो गया सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, दस्ता। ठीक है, ये सारे के सारे। और इसमें जैव निम्नीकरण में आपका कौन सा आता है? सीवेज, मतलब कि जो मल होता है अपना। ठीक है, ये चीज़ अपघटित होती हो सकती है, तो ये जैव निम्नीकरणीय है। अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक भी आ जाएगा, DDT भी आ जाएगा, BHC, निकल, कैडमियम, जितनी भी अपनी ये हैं धातु धातु, ये भी आ जाएंगी। समझे? ठीक है। और सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम जल प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे जल प्रदूषण। और ये क्लास रामबाण होने वाली है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे जल प्रदूषण का अधिनियम कब आया? 1974 में। कब आया? 1974 में। अब इस डेट को कैसे याद रखोगे? देखो, इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर कोई भी डेट होती है ना, तो उसका जो ये अगला वाला हिस्सा है, चाहे वो ज़्यादातर आपको 19वें सन में, 20वें सन में, 18वें सन में होते हैं, तो ये तो याद हो जाता है। बात आती है पीछे के दो याद रखने की। तो हमें इसको इस प्रकार से याद रखना है। हमें सबको 7 और 4 को करेंगे। हमें सबको साथ में चारों ओर का जल का प्रदूषण क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। हमें साथ में चारों ओर का जल का प्रदूषण ठीक करना पड़ेगा। जब जल प्रदूषण अधिनियम आया तो उसके तहत CPCB का भी गठन किया गया। और ये CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी 1974 में हुई। वायु अधिनियम 1981। ठीक है, अब देखो भाई, मैं इसको भी याद करा देता हूं कि यह कब आया। देखो 1981 को पढ़ोगे कैसे, कैसी, कैसे, क्यासी, कैसे। देखो भाई, अगर वायु भी स्वच्छ नहीं होगी तो हम कैसे सांस लेंगे? कि ठीक है, जब वायु भी स्वच्छ नहीं होगी तो हम कैसे सांस लेंगे? आगे देखेंगे जल गुणवत्ता का निर्धारण। जल की गुणवत्ता का निर्धारण हम कैसे करते हैं? 4 तरीकों से।
एक तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है उसके आधार पर, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कि उस जल में जो भी जीव रहते हैं उनकी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। अगर सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उसकी पीएच के आधार पर, उसके पीएच मान के आधार पर। ठीक है, एक एक करके सभी को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन। तो डिजोल्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है, देखो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसमें जलीय जीवों श्वसन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब वह मात्रा जिसमें जीवों को श्वसन के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो तो, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज में है, अगर डीओ की मात्रा, ये सेंट वाला डीओ नहीं है, अगर डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम लीटर, 8 मिलीग्राम लीटर से कम है, 8 मिलीग्राम लीटर से कम है, तो वो प्रदूषित जल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रदूषित जल माना जाएगा। अगर डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम लीटर से कम है तो वो अत्यधिक प्रदूषित है, अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो प्रदूषित तो कहाँ हो लिया हमारा 8 मिलीग्राम लीटर तक, और अत्यधिक 4 मिलीग्राम तो और भी अधिक प्रदूषित है। ठीक है, नदियों में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन में की घुली हुई मात्रा ही मापी जाती है। देखो अगर आप क्या करते हैं कि अगर हम नदियों में पर जल प्रदूषण का निर्धारण करना है तो हम उसकी डीओ को ही चेक करते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन को ही चेक किया जाता है। आगे देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या चीज है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ हो, क्या है, कार्बनिक पदार्थ हो और जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब यह वह मात्रा है, देखो बायोलॉजिकल, इसमें देखो बायो वर्ड आ गया, तो इसमें क्या होगा, जैव रसायनों का क्या अपघटन होगा, जैविक। ठीक है, जैविक की बात करूं, अजैविक की नहीं। ठीक है, तो जो हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है, सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ होते हैं क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बताइए। देखो हम में, आप सभी में, क्या सभी में एक चीज है, वो है कार्बन। जो भी चीज है इस धरती पे वो कार्बन की ही बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। हम जीव हैं, ठीक है, उनमें रासायनिक अपघटन होता है, तो उस रासायनिक अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। और एक बात याद रखना, जहां बीओडी की मात्रा उच्च होगी वहां डीओ निम्न होगी, जहां पे बीओडी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगी, डीओ निम्न होगी। आप इस प्रकार कैसे याद रख सकते हो, देखो बीओडी को आप बॉडी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, बॉडी, इसको बॉडी पढ़ो। देखो जितनी बड़ी, देखो बॉडी तो होगी ज्यादा, बॉडी तो बड़ी ही होगी, और जो तुम डीओ सेंट मारते हो उसकी मात्रा तो कम ही होती है, तो जहां पे बॉडी होगी वहां पे डीओ की मात्रा क्या होगी, कम। और जो ये बीओडी का मापन है सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। बीओडी क्या होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका मापन सही नहीं माना जाता है। सवच जल का पीपीएम बीओडी में कितना होता है, यह होता है हमारा 5 पीपीएम से कम। सवच जल का कितना होता है, 5 पीपीएम से जल, 5 पीपीएम से कम। ये पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो 5 पीपीएम से कम हम क्या मानते हैं, सवच जल मानते हैं। 5 पीपीएम से ज्यादा होगा तो सवच जल नहीं होगा। अत्यधिक प्रदूषित जल 17 पीपीएम से ज्यादा, 17 मतलब खतरा, 17 को क्या पढ़ेंगे, खतरा। खतरा कब है, जब ये 17 पीपी प्लस से हो जाए। आगे बीओडी, बीओडी के, बीओडी ऑक्सीजन का मापक है, ये तो पता है। आगे देखेंगे कि बीओडी की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में है भाई। सर्वाधिक नदी जो गंगा नदी में कहाँ है, जो गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ है, कानपुर और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज में इसकी सबसे ज्यादा बीओडी है। बताइए जहाँ पे बीओडी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगी, डीओ हमारी होगी कम। आई बात समझ में, अच्छा।
आगे चलेंगे, सामान्य नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। सामान्य नदियों में कितना होना चाहिए? 10 मिलीग्राम लीटर। ठीक है, आगे देखेंगे सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक हो। मतलब किसके लिए आवश्यक हो? ऑक्सीकरण के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजेशन बोला जाता है। ऑक्सीडाइजेशन के लिए क्या हो? जरूरी हो, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन के लिए। और जहां पे हमारा जो बीओडी था, क्या था? जैव रासायनिक अपघटन। जैव रासायनिक अपघटन था वहां पे। क्या था? जैव रासायनिक अपघटन था। इसमें था ये बीओडी की बात कर रहा हूँ, बीओडी की। ठीक है, सीओडी का मान बीओडी से अधिक होता है। सीओडी का मान बीओडी से अधिक होता है। तो मतलब क्या है? देखो, सबसे कम होता हमारा डीओ का मान। ठीक है, फिर डीओ की मात्रा कम होती है और बीओडी की मात्रा ज़्यादा होती है। और फिर बीओडी से भी ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? सीओडी की होती है। ये ऐसे चलता है। आई बात समझ में? ठीक है। सवच जल का पीएच कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीधा का सीधा, ये क्या पता पूछ भी ले, तो इसको याद रखना। सवच जल का पीएच होता है 7। क्या होता है? 7। और अशुद्ध जल का 6.5 से लेके 8.5 तक, 6.5 से लेके 8.5 तक हमारा होता है। एमपीएन क्या होता है? एमपीएन, एमपीएन ये एक ऐसी ऐसी टर्म्स को जरूर याद रखना है। ये एमपीएम शब्द क्या है? एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर इसे कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है? देखो, मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है जैव अवशिष्टों द्वारा होने वाले जल प्रदूषण का मापक है। मतलब जैव अपशिष्टों द्वारा होने वाले जल प्रदूषण का मापक है। ये जैव अपशिष्ट क्या है? जो मतलब जीव जो अपशिष्ट पदार्थ फैलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो कि प्रदूषण फैलाते हैं अपने मल द्वारा या और किसी क्रिया द्वारा। जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्ट, जैसे बताए ना, मल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है, उसमें ई कोली जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। देखो, जैव अपशिष्ट पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उनमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? ई कोली जीवाणु पाए जाते हैं। ई कोली जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मैं कैसा टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और इसको इतने अच्छे तरीके से सिखाने का काम मैं करूँगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। भूमिगत जल के प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल, अर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। कौन कौन से हैं? अर्सेनिक, अर्सेनिक, फ्लोराइड्स और यूरेनियम। ये भाई अपने क्या है? भूमिगत जल के प्रदूषक है। अर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। कौन कौन से हैं भाई? अर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। ठीक है, आगे देखेंगे, अर्सेनिक का संक्रमण बैड रोग से उत्पन्न होता है। कौन से उत्पन्न से होता है? अर्सेनिक का संक्रमण किससे होता है? बैड रोग से। याद रखना है, किससे? बैड रोग से। ब्लैक फुट बीमारी अर्सेनिक तो होती है। ब्लैक फुट बीमारी कितना होती है? अर्सेनिक तो होती है। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट बीमारी किससे होती है? अर्सेनिक से। देखो, याद रखो, ब्लैक फुट किसके मिलेंगे भाई? जो सैनिक होगा, जो लड़ाई करता होगा, जहां वो किसी ऐसे स्थान पे जाता होगा, एक मिशन पर जाता होगा लड़ाई लड़ने, सैनिक को किस कई कई मिशन पे भेजा जाता है, चल चल के उसके पैर क्या हो जाती है? काले हो जाते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो ब्लैक फुट किससे होता है? अर्सेनिक से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, पीने योग्य पानी में अर्सेनिक अनुमिक मात्रा, मतलब कि कितना अर्सेनिक चल जाएगा? 0.05 मिलीग्राम हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना चल जाएगा। इससे ज़्यादा हुआ तो वो खतरा है। तो कितना अर्सेनिक होना चाहिए पीने योग्य पानी में? 0.05 मिलीग्राम, मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, अर्सेनिक
कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों द्वारा पानी में मिल जाता है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं। देखो ये, देखो यहाँ से पूछ लिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्सेनिक को धान का पौधा अवशोषित कर लेता है। अर्सेनिक को कौन अवशोषित कर लेता है? धान का पौधा अवशोषित कर लेता है। आगे चलेंगे कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों तथा बांग्लादेश के पद्मा और मेघना, देखो बांग्लादेश की नदियां पद्मा और मेघना, उसके मैदानों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारत में कहाँ पाई जाती है? भारत में यह मात्रा भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों पर पाई जाती है, और बांग्लादेश के पद्मा और मेघना नदी के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं उनमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। देखो सर्वप्रथम आर्सेनिक प्रदूषण का मामला पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ आया था? पश्चिम बंगाल में 1983 में। ठीक है, 1983 में। किस में था? 1983 में। 1983 में हमारा सबसे पहला आर्सेनिक प्रदूषण का मामला आया था। भारत के 7 राज्य जिनमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आराम से याद हो जाएंगे। देखो पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है, कि पहला क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही मामला पाया गया तो पश्चिम बंगाल में ही ज़्यादा है। फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, फिर थोड़ा सा हमारा ये थोड़े से ये बैकवर्ड स्टेट आ जाती है, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलेंगे कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी है भाई। भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। और ये दामोदर नदी इतनी प्रदूषित क्यों है? क्योंकि दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से होकर गुजरती है। खमार पाट से होकर गुजरती है। आप पूछोगे कि ये खमार पाट क्या है? खमार पाट, खमार पाट में क्या है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कोयले की खाने हैं। प्रदूषण का कारण क्या है? कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है? कोयले की खाने हैं। कोयले की खाने हैं। और खमार पाट में क्या है? कोयले की खाने हैं। और ये जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? ये हुगली नदी पे मिल जाती है। बताइए हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? भाई हुगली नदी पर शहर बसा हुआ है कलकत्ता। दुर्गापुर और गिरिडीह के मध्य यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। मतलब कि यह जैविक मरुस्थल बन चुकी है। ठीक है, दुर्गापुर और गिरिडीह ये स्थान, ये नाम है। तो बच्चों ये बात बताऊं कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी है भाई ये दामोदर नदी। आगे हैं फ्लोराइड एलिमेंट्स क्या होते हैं? फ्लोराइड एलिमेंट्स आपने कहाँ पढ़े थे? सबसे पहला ही पता था कि भूमिगत जल के प्रदूषक कौन से हैं। भूमिगत जल के मैंने प्रदूषक बताए थे। एक तो आर्सेनिक बताया था, पहला क्या बताया था? आर्सेनिक बताया था। क्या बताया था जी? आर्सेनिक। दूसरा फ्लोराइड बताए थे, फ्लोराइड। और तीसरा क्या बताया था? तीसरा, तीसरा मैंने बताया था प्लेटिनम। क्या बताया था? प्लेटिनम बताया था ना? बताइए क्या बताया था? प्लेटिनम ही बताया था शायद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे कंटेंट में अगर आपको दम लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं लगता। थोड़ा सा जो मेरी मेहनत है उसमें थोड़ा सा मेरे को ये लग जाता है कि हाँ मैंने अच्छा कंटेंट आपको दिया है। अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ए स्टडी स्टिमुलेटर को। तो पहला कौन सा था भाई? आर्सेनिक था। दूसरा फ्लोराइड था। तीसरा प्लेटिनम नहीं, यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम। यूरेनियम क्या था? यूरेनियम। तो फ्लोराइड पढ़ेंगे। फ्लोराइड एलिमेंट क्या होते हैं? फ्लोराइड एलिमेंट जल में अल्प मात्रा में अवेलेबल होता है भाई। फ्लोराइड एलिमेंट जो मसूडो धातुओं के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, मसूडो धातुओं को क्या प्रदान करता है? संरक्षण। जल में थोड़ा ही वो आया है। पर देखो कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है वह अच्छी नहीं होती, वैसे ही फ्लोराइड की बात है। अधिकांश अधिकांश पेयजल में विलय फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि इसकी सांद्रता 1 ppm या 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम डेसीमीटर की क्यूब हो जाए। ठीक है, मतलब एक ही रहनी चाहिए, 1 ppm या 1 मिलीग्राम
ठीक है, DM-3 हो जाए। ठीक है, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन धातु को इनेमल स्टोव में हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट को फ्लेपेटाइट में बदल देता है। हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट को फ्लेपेटाइट में बदल देता है यदि जल में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 2 ppm से अधिक हुई। देखो बताया ना कि वैसे तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 ppm होनी चाहिए। अगर इसकी 2 ppm से अधिक हो गई तो क्या होगा, तो भूरे भूरे कुरबुरण, जिसे मोटिंग बोला जाता है, उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होगी, 2 ppm से अधिक होते क्या हो जाती है, मोटिंग उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से हम्प्ड बैक हो जाता है, मतलब है कि ये कुबड़ उठ जाता है। ठीक है, हमारे कमरे में कुबड़ आ जाता है तो हम्प बैक्ड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फ्लोराइड ले लिए तो। अत्यधिक फ्लोराइड से नोकनी पैरों के मुड़ने का कारण भी हो जाता है। आगे हैं अर्थो, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन उसको बोला जाता है जब जल में जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाए। जब जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उसे यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। आगे देखेंगे एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के रेशों के कारण युक्त जल में सेवन करने से एस्बेस्टेसिस हो जाता है, मतलब फेफड़ों का कैंसर। मतलब एस्बेस्टेसिस के रेशे, एस्बेस्टेसिस के अगर आपके फेफड़ों में रेशे चले जाते हैं तो उनसे क्या हो जाता है, आपके फेफड़ों में क्या हो जाता है, कैंसर, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है, एस्बेस्टेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्बेस्टेसिस बोला जाता है। अगर पारा युक्त जल से, अगर आपके जल में पारा है तो उससे क्या होगा, मीनामाटा रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पारा युक्त जल ग्रहण करने से मीनामाटा रोग हो जाता है। 1956 में यह रोग जापान में फैला था। 1956 में मीनामाटा रोग कहाँ फैला था, जापान में फैला था। और ये पारे से होता है, मीनामाटा रोग किससे होता है, पारे से होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और तथा शरीर नीला पड़ जाता है। ठीक है, पेयजल में अगर पानी में नाइट्रेट मिला हुआ है, नाइट्रेट मिला होता है, क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पानी में नाइट्रेट मिला होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इटाई इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से। इटाई इटाई रोग किससे होता है, इटाई इटाई रोग होता है हमारा कैडमियम से, इटाई इटाई रोग होता है। सीसा युक्त जल से, अगर जल में सीसा है तो आपको एनीमिया, सिर दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। आई समझ में, ठीक है। आगे जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण का नियंत्रण है भारत सरकार द्वारा 1974 में जल, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम को पारित किया गया तथा CPCB, मतलब यह होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की। और 1988 में इसे संशोधित किया गया। 1988 में क्या किया गया, इसको संशोधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, आगे देखेंगे कि एक अथॉरिटी का गठन किया गया 1985 में। ठीक है, 1985 में एक अथॉरिटी का गठन किया गया, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, CGA। और 1995 में इसका नाम NRCL रख दिया गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी मतलब कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन 1995 में किया गया। और 10 साल पहले इसका नाम क्या हुआ करता, 10 साल पहले मतलब 1985 में इसका नाम CGA, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी हुआ करता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय किसका, समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, लंदन में है।
ठीक है, कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक। अब हमारा हमने पूरा का पूरा वाटर पोल्यूशन देख लिया है, और अब हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन के बारे में अब हम देखेंगे। देखो, वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक कौन होता है? लाइकेन्स होते हैं। ये पहले वाली क्लास में पढ़ा के आया हूँ। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक क्या होते हैं? लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स का निर्माण कैसे होता है? जब शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक से हमारा लाइकेन्स का निर्माण होता है। टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण के प्रकार हम देखेंगे। वायु प्रदूषण के क्या देखेंगे भाई? वायु प्रदूषण के हम प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का वायु प्रदूषण होता है। एक हमारा होता है गैसीय वायु प्रदूषण, गैसों के द्वारा। एक कणकीय वायु प्रदूषण। कणकीय वायु प्रदूषण में क्या होते हैं? मैंने बताया था, पीएम पार्टिकुलेट मटेरियल्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, ये हमारे कण होते हैं, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गैसीय वायु प्रदूषण में हमारी, जैसे कि नाम से पता चला कि गैसीय, इसमें गैसों का हमारा भूमिका होगी। सबसे पहले देखेंगे कि गैसीय वायु प्रदूषण। सबसे पहले तो सीओ। सीओ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेगा। अब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब है दो, ऑक्सीजन के दो एटम है और सल्फर है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब है H2S, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको। आगे HF, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF क्या होते हैं? हाइड्रोजन के फ्लोराइड। क्या होते हैं? हाइड्रोजन के फ्लोराइड। आगे है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे हाइड्रोकार्बन, NH3। NH3 क्या होती है? अमोनिया। अगर तंबाकू और स्मोक और फ्लोराइड, क्या होते हैं? फ्लोराइड। तो यही बात समझ में, ये हमारे हैं गैसीय वायु प्रदूषक। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कि ये हमारे एयर पोल्यूटेंट्स के नाम हैं, और ये हैं इनके सोर्स, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और खनिज के बर्न होने से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कौन कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कोयला और खनिज के जलाने से होती है। आगे है एरोसोल कैन और रेफ्रिज रेफ्रिजरेशन। एरोसोल कैन, आप एरोसोल कैन और रेफ्रिजरेशन मतलब कि फ्रिज में से, ये हमारी क्या होती है? CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन से, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन से SO2, SO3, मतलब सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन होगा तो उसमें सल्फर ही होगी। SO2, SO3, H2S, H2SO4, ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। जेट विमानों और रासायनिक उर्वरकों से, जेट विमानों से कौन सी होती है? जेट विमानों से और रासायनिक उर्वरकों से हमेशा हमारे नाइट्रोजन, नाइट नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, अरे नाइट्रस ऑक्साइड, और हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हमारे उत्पन्न होते हैं। और वो क्या है? वस्त्र उद्योग से, वस्त्रों के विसर्जन से क्लोरीन, वस्त्रों के विसर्जन से क्या होता है? विरंजन से, सॉरी विसर्जन कहूँ, सॉरी विरंजन से, विरंजन से क्या होता है? क्लोरीन। आगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा, जब ग्लिसरॉल और तेल का वियोजन किया जाता है, क्योंकि तेल में ग्लिसरॉल की मात्रा मिलाई जाती है, तब उससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और धान के खेत से मीथेन, धान के खेत से मीथेन, एक बार दोबारा देख लेते हैं सभी को। जीवाश्म ईंधन और कोयला खनिज से हमारा क्या होते हैं? CO2 और CO का निर्माण होता है। एरोसोल कैनो रेफ्रिजरेशन से CFC का, सल्फर युक्त से तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। जेट विमान और रासायनिक उर्वरक से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सभी सतरी वस्त्रों के विरंजन से क्या होता है? हमारे क्लोरीन, क्लोरीन का उत्सर्जन होता है। ग्लिसरॉल और तेल के वियोजन से एल्डिहाइड का, धान के खेत से मीथेन का होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, और इसको विस्तार से पढ़े हैं। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि ये दम घोटू गैस है। दम घोटू गैस कार्बन ऑक्साइड को बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस बोला जाता है।
ठीक है, और इसकी सांद्रता 1300 ppm हो जाती है। अगर इससे अधिक हुई तो आपका ये दम घोट देगी। 1300 ppm से अगर इसकी सांद्रता अधिक गई तो ये आपका दम घोट देगी। ठीक है, हवा से भारी होती है और जल में अघुलनशील, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ये हवा से भारी होती है। देखो, अगर कमरे में आप कोई भी अंगीठी धर धर रहे हो तो उसको क्या करना है, कमरे में कभी नहीं धरना है, क्योंकि इससे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और ये हवा के भारी होने के कारण ये आपके कमरे में ही रह जाएगी। हल्की गैस तो उड़ जाती है पर भारी कमरे में ही रह जाएगी, और जिससे आपका दम घुट सकता है। वायु प्रदूषकों में इसका 50% भाग होता है। कितना होता है? 50, बिल्कुल आधा। कार्बन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है, कार्बन के अपूर्ण दहन से। और ये किससे उत्पन्न होती है भाई? कोयला से, कोयला से उत्पन्न होती है, कोयला एवं वाहनों से उत्पन्न होती हैं। जब कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरीके से उसका दहन नहीं होता है, कार्बन के अपूर्ण दहन से हमारी गैस उत्पन्न होती है। तो इस गैस में होता क्या है कि जो ये हमारी गैस है ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबल संयुक्त हो जाती है। मतलब क्या है कि ये हीमोग्लोबिन में मिल जावे कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना ले है। क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना ले है। और जब ब्लड में इसकी मात्रा 3 या 4% तक पहुंच जाना तो तब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की न्यूनता से सिर दर्द होने लग जाएगा। आपको क्या होने लग जाएगा? सिर दर्द। नेत्र में, नेत्र दृष्टि मतलब दिखना कम हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज हो जाती है जब ये आपके हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। और कितनी मात्रा हो जाती है? 3 या 4% मात्रा जब ये घुल जाती है तो आपको सिर दर्द, उल्टी और नेत्र दृष्टि, नेत्र आंखों में देखना ही बंद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत हमारी मेन वो है। मेन कारण हमारा CO2 से होता है। मतलब मेन जो हरित गृह प्रभाव का जो मुख्य गैस है जिस कारण से होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से डेंगू रोग होता है। डेंगू भाई कैसे होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है तो सबसे पहला बात है कि हरित गृह प्रभाव बढ़ जाएगा। और तुम्हें पता है कि गर्मी में तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, और मच्छरों से आपका डेंगू हो जाएगा। और इस डेंगू के साथ मलेरिया तो है ही, दोनों भाई भाई। आगे है, अगर पीत जवर हो जाएगा, और निंद्रा रोग, CO2 से क्या होता है? निंद्रा रोग और पीत जवर। ठीक है, आगे देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा होने वाली वैश्विक तापमान में लगभग 60% हिस्सा है। जो विश्व में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसमें 60% पार्ट अपना CO2 का है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, वाहनों के ईंधन के अपूर्ण दहन से। और मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी अपूर्ण दहन से बनती है। और हाइड्रोकार्बन से कैंसर जैसे रोग होते हैं। हाइड्रोकार्बन से कैसे रोग होते हैं भाई? कैंसर जैसे रोग होते हैं। आगे चलेंगे, CH4 मीथेन। मीथेन ये हमारी कहाँ मिलती है? हमारी इसे गोबर गैस बोलते हैं। और ये हमारी आर्द्र भूमि, मतलब थोड़े वेटलैंड में मिलती है, और खेतों में हमारी पाई जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमारा होता है NO, NO2, NO2, NO3। ठीक है, नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नाइट्रोजन तो बहुत उपयोगी है पर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना वे हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, N2 आगे लगे तो नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल की नमी के साथ रिएक्ट करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड बाद में एसिड रेन। वैसे ही जब सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं तो वो H2SO4 बना देते हैं, जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये अपने साथ में नीचे पड़ते हैं वर्षा के रूप में, जिसे हम अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोलते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको बता के आया था कि स्वच्छ जल का पीएच क्या है? स्वच्छ जल का पीएच बता दो। स्वच्छ जल का पीएच मैंने बताया था, स्वच्छ जल का पीएच कितना था? 7। कितना था भाई? 7 था। आगे है,
ये सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं ना, उनसे निकलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली कर देते हैं, क्योंकि प्लेन कौन सी परत में उठता है, प्लेन भी तो समताप मंडल में उठता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी ओजोन परत को पतली कर देते हैं। तीक्ष्ण लाल धूमर क्या होता है, तीक्ष्ण लाल धूमर भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, लाल लाल धुआं हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ही होता है। तीक्ष्ण लाल धूमर किससे होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ही होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भाई क्या होता है कि फेफड़ों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, बच्चों में प्रचंड श्वास रोग हो जाता है, मतलब कि गंभीर श्वास रोग हो जाते हैं। वस्त्रों में रेशे के कारण, रेशे के लिए हानिकार होती है, वस्त्रों में जो रेशे उनके लिए हानिकार होती है, फेफड़ों में उत्तेजना पैदा करती है और श्वास रोग भी हो जाता है बच्चों में, ठीक है। आगे देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड क्या है, द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, सेकेंडरी, ठीक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भाग का 20% SO2 का होता है। SO2 के कारण जलन होती है भाई, SO2 के कारण क्या होती है, जलन होती है। SO2 से होते हैं अस्थमा, श्वास रोध, श्वसनीय रोध, जैसे इसको बोलते हैं एस एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होता है, श्वसनीय शोध एम्फाइसीमा रोग होता है। SO2 की उच्च सांद्रता फूलों में कड़ापन उत्पन्न कर देती है, ठीक है। SO2 की उच्च सांद्रता क्या करती है कि फूलों में कड़ापन उत्पन्न कर देती है, फूल क्या हो जाते हैं, फूल हो जाते हैं सख्त। SO2 के कारण इंडस्ट्रियल एरियाज में स्मोक का निर्माण होता है। आगे मैं आपको स्मोक भी पढ़ाऊंगा, लंदन स्मोक पढ़ाऊंगा, लॉस एंजल्स स्मोक पढ़ाऊंगा, ये सारे आपको पढ़ाऊंगा। वायुमंडलीय नमी को अवशोषित, वायुमंडलीय नमी में हमारा क्या होता है, हमारा जल होता है, ठीक है, H2 होता है, उसके साथ जब मिलता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है, जो एसिड रेन के रूप में धरती पर गिरता है। यदि SO2 पत्थर पर लगातार बहाई जाए तो वह पत्थर को सख्त विसख्त कर देगी, मतलब तोड़ देगी, इसलिए इसको क्रैकिंग गैस भी बोला जाता है, ठीक है। किसको क्रैकिंग गैस बोला जाता है, SO2 को क्रैकिंग गैस बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, क्रैकिंग गैस, SO2 को क्रैकिंग गैस बोला जाता है। मथुरा शोध कारखाने से निकलने वाली SO2 ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है, कि मथुरा कारखाने से जो हमारी SO2 निकलती है वो ताजमहल के लिए तबाही का कारण बनी हुई है, क्योंकि यह एक क्रैकिंग गैस है। क्या ये एक क्रैकिंग गैस है, क्रैकिंग गैस। आगे है फ्लाई गैस डीसल्फराइजेशन। देखो इस टर्म को पढ़ो, डीसल्फराइजेशन मतलब कि उसमें से सल्फर को निकालना। देखो भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। इन संयंत्रों द्वारा SO2 को पृथक करने की टेक्नोलॉजी को ही फ्लाई गैस डीसल्फराइजेशन बोला जाता है। और डीसल्फराइजेशन करने के लिए हम दो मेथड्स का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं दो मेथड। सबसे पहला मेथड है ड्राई स्क्रबर विधि और आर्द्र स्क्रबर विधि। ड्राई स्क्रबर विधि में क्या होता है, मतलब ड्राई चीज ली जाती है, मतलब कि इसमें हम शुष्क चूना पत्थर यूज करते हैं। शुष्क चूना पत्थर क्या करता है कि सल्फर को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और आदर्श स्क्रबर में क्या होती है कि जो सल्फर है ये तरल पदार्थ में घोल दी जाती है, तरल ठोस पदार्थ के घोल में प्रवाहित किया जाता है, तो ये सल्फर क्या हो जाती है, घुल जाती है, जिससे डी सल्फर, उसमें से सल्फर निकल जाता है। एसिड रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिड रेन SO2 NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड से बनती है। इसमें कौन कौन सी गैस होती है कि उसके साथ मैंने बताई थी कि क्या क्या होता है। एक तो होता है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं तो HNO3 का निर्माण होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का, और एक सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का निर्माण होता है, जो कि एसिड रेन के रूप में पढ़ते हैं।
वर्षा के जल की पीएच कितनी होती है? वर्षा के जल की पीएच 5.6 होती है। अगर ये 5.6 से कम होगी तो एसिड रेन होगी। तो एसिड रेन का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम। कितना होता है? 5.6 से कम, तो वो एसिड रेन कहलाती है। सबसे ज़्यादा जो एसिड रेन होती है वह कनाडा और नॉर्वे में होती है। सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ होती है भाई? सबसे ज़्यादा एसिड रेन हमारी कनाडा और नॉर्वे में होती है। एसिड रेन का सूचना केंद्र कहाँ है? एसिड रेन का सूचना केंद्र इंग्लैंड मैनचेस्टर में है। एसिड रेन का सूचना केंद्र कहाँ है? इंग्लैंड मैनचेस्टर में है। आगे देखते हैं सीएफसी। सीएफसी किस में होती है? एसीज में होती है, रेफ्रिजरेशन में होती है, फ्रीज में होती है, और एरोसोल कैन में भी सीएफसी होती है। आगे देखेंगे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141 बी। ओजोन अवक्स या जो ओजोन के जो कारक हैं उनमें HCFC 141 बी सबसे पावरफुल केमिकल है। इंडिया ने 2020 में पूर्णतः बंद कर दिया था इसको, तो भारत ने ना 2020 में HSFC 141 बी को ख़त्म कर दिया था। अब देखो सबसे अब हमने इससे पहले पढ़े थे गैसीय वायु प्रदूषक। अब हमारे शुरू हो चुके हैं कणकीय वायु प्रदूषक। क्या भाई? कणकीय वायु प्रदूषक हमारे शुरू हो चुके हैं, और ये यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट जो कि है कणकीय वायु प्रदूषक को हम पढ़ेंगे। कणकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवीय बूंद होते हैं। ये मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र धूलकण तथा उद्योगों की राख से होते हैं। प्रमुख कणकीय वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? एरोसोल, धूम्र कालिक जिसे हम स्कूट बोलते हैं, जो कलिक होती है, ठीक है, जो राख होती है उसे स्कूट्स बोला जाता है। वायु युक्त धुआं उसको सॉरी वाष्प युक्त धुआं जिसमें हमारी किसकी मात्रा होती है? वाष्प की मात्रा होती है, तो उसे फ्यूम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्यूम। उसके बाद पढ़ेंगे पीपीएम, बताया था पार्टिकुलेट मैटर। इनका आकार 10 माइक्रोन। इनका जो पीएम का पार्टिकुलेट मैटर है इनका आकार माइक्रोन में मापा जाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर का जो आकार होता है वो 10 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन तक होता है, 2.5 माइक्रोन तक होता है। ठीक है। एसपीएम का सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, सस्पेंडेड मतलब सस्पेंड हुए हुए, मतलब कि ये इनसे बड़े होंगे। ठीक है, ये इनसे क्या होंगे? बड़े होंगे, पार्टिकुलेट मैटर से बड़े होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल। इनका आकार 100 माइक्रोन से कम आकार होता है। ये 100 से कम आकार वाले सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं, और फ्लाई ऐश भी शामिल होती है। वायुमंडल में कणकीय जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार के ही होते हैं। जीवित जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल, ये हमारे जीवित कणकीय वायु प्रदूषक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलेट्स एयर पोल्यूटेंट्स। तो कणकीय वायु प्रदूषकों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? बेस्ड ऑन साइज। मैंने बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर का साइज 10 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन तक होता है। 10 माइक्रोन वाले पदार्थ होते हैं, ये कण 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। आमतौर पर सड़क, धूल, निर्माण कार्यों में, अन्य गतिविधियों में उत्सर्जित होती है 10 माइक्रोन वाले। और ये 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे वाले पदार्थ मुख्यतः औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलती या जलने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये सीधे फेफड़ों की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, सीधे फेफड़ों की गहराइयों में क्या करते हैं भाई? प्रवेश करते हैं। और ये 10 माइक्रोन के जो ये पार्टिकल है ये तो हमारे सड़क निर्माण इनमें मिल जाए, पर जो ये फाइन पार्टिकल होते हैं, एक तो डस्ट पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, ये सीधे हमारे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। सोर्स क्या है इनका? एक तो नेचुरल सोर्स से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वेपोरेशन हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, वाइल्ड फायर है मतलब वन में जो आग लगती है उससे हो गया, डस्ट कैरिड बाय विंड, बाई जो धूल है हवा के द्वारा लाई जाती है। फिर आगे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब मानव द्वारा, सच एज व्हीकल्स, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, इनसे हमारे
हमारे ये पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स उत्पन्न होते हैं। बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट देखो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 माइक्रोन एंड पीएम पीएम 10 कैन क्योस रेस्पिरेटरी इशू, मतलब ये श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है इनका। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन, के भाई ये वेजिटेशन पे वनस्पति पे प्रभाव डालते हैं। और वाटर क्वालिटी, जो वाटर की क्वालिटी है उसको भी प्रभावित कर देते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं सच एज सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मेटल्स, ये हमारे इनऑर्गेनिक है। पर ऑर्गेनिक पार्टिकल सच एज कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। मटेरियल्स फ्रॉम बायोमास बर्निंग एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब बर्निंग होती है आग लगती है इससे पैदा हो जाते हैं। जब बायोमास को क्या होता है जलाया जाता है। आया बात समझ में। अच्छा जी, तो हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है एयर पोल्यूशन का भी। अब इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं स्मोक का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। जब आप साइंस पढ़ते होगे, इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपकी 9th-10th का टॉपिक है, उसमें आता था आपका ये टॉपिक स्मोक का टॉपिक। और HBSC आपका थोड़ा बहुत साइंस का पोर्शन भी उठाता है। वैसे ये साइंस का नहीं है, वैसे इन्वायरमेंट का टॉपिक है, फिर इसको ध्यान से समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये स्मोक, स्मोक किस प्रकार बना है। स्मोक प्लस फॉग से, धुआं प्लस प्लस कोहरे से इसे स्मोक बनता है। क्या बनता है। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक। दो टाइप का स्मोक होता है, एक तो होता है हमारा क्लासिकल स्मोक, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिकल स्मोक क्या होता है। क्लासिकल स्मोक को किस किस नाम से जाना जाता है। क्लासिक स्मोक को सल्फ्यूरिक स्मोक बोला जाता है। लंदन स्मोक, हाँ लंदन स्मोक क्लासिकल स्मोक को ही बोलते हैं। लंदन स्मोक किसको बोलते हैं, लंदन स्मोक क्लासिकल स्मोक को ही बोलते हैं। और इसे इंडस्ट्रियल स्मोक भी बोला जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक भी बोला जाता है। तो लंदन स्मोक क्या होता है कि इसमें सल्फ्यूरिक होता है, तो सल्फ्यूरिक होता है लंदन स्मोक में। और ये सल्फ्यूर के कारण इसका रंग ब्राउन होता है। लंदन स्मोक का कलर कैसा होता है, ब्राउन। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो लंदन स्मोक में मेजर कंपोनेंट सल्फर डाइऑक्साइड है। ओकर्स डे एंड नाइट, ये दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। ठीक है। कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके होने के लिए ठंडा और आर्द्र भरा वातावरण चाहिए। रेड्यूसिंग नेचर का होता है, कैसा नेचर होता है इसका, रेड्यूसिंग नेचर होता है। लंदन स्मोक कब हुआ था, लंदन स्मोक 1952 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। ठीक है, 52। लंदन के भवनों में, 52 को पढ़ो भवन, लंदन के भवनों में लंदन स्मोक हुआ था। कैसे याद करोगे, लंदन के भवनों में लंदन स्मोक हुआ था, लंदन के भवनों में। तो लंदन स्मोक कब हुआ था, 1952। तो लंदन स्मोक में क्या है, लंदन स्मोक में 1952 में हुआ था। और इसमें SO2 की मात्रा होती है। इसे इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहा जाता है, क्योंकि देखो औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस टाइम और उद्योगों का विकास हो रहा था। और उस टाइम लंदन में आपको पता है ठंड ज़्यादा होती है, तो उसके कारण वहाँ पे लंदन स्मोक हो गया था। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक इसे लॉस एंजलस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक को किस नाम से जाना जाता है, लॉस एंजलस स्मोक के नाम से जाना जाता है। और ये दिखने में क्या सा होता है, पीला होता है, येलो होता है। और जबकि लंदन स्मोक दिखने में ब्राउन होता है। ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी कंपोनेंट। अब ये सेकेंडरी कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, ये थे हमारे, देखो पेन था, पैरा ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है, पेन मैंने पढ़ाया था। और इसमें आपका इसमें आपका H2SO4 एच, ठीक है, H2SO4 ये कंपाउंड थे, याद है या नहीं है। अगर आपको अभी तक ये आपको ध्यान नहीं है तो आप पीछे जाके इनको देख सकते हो।
ठीक है। जो हमारा ये था हमारा, हाँ, इसे किस नाम, फोटोकेमिकल स्मोक को किस नाम से जाना जाता है? इसको लॉस एंजलस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। किस स्मोक के नाम से जाना जाता है भाई? लॉस एंजलस स्मोक के भी नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और ये दिखने में कैसा होता है? दिखने में इसका कलर येलो होता है, जबकि हमारा लंदन स्मोक का जो कलर था वो कैसा था हमारा? वो था हमारा पीला। और ये हमारा सिर्फ दिन में होता है। लॉस एंजलस स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक की होती है दिन में। देखो कैसे याद रखोगे? फोटो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पता है इतना? फोटोकेमिकल, फोटो मतलब कि जिसमें सूर्य की जरूरत पड़ती हो, सन की जरूरत पड़ती हो, और सन तो हमारा दिन में ही निकलेगा। अब देखो, अब इसमें कौन सी प्राइम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से बताए थे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो जूम कर लिया मैंने थोड़ा सा। जो हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स थे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आपके क्या क्या शामिल थे? इसमें हमारे शामिल थे पेन। पेन की फुल फॉर्म क्या थी? पेरोक्सी स्टाइल नाइट्रेट। और था हमारा अमोनिया। अमोनिया आपको पता है लिक्विड पोल्यूटेंट भी है। और आगे है ओजोन, ओजोन। और है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। और है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। तो समझ गए हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स थे। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे क्या शामिल थे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे क्या शामिल थे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे शामिल थे, इसमें शामिल थे हमारे DDT, CO2, SO2, प्लास्टिक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप कॉपी करा के ये रिवाइज भी कर सकते हो और PDF से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। जब मैंने सारे ये मिक्स कर दिए, मैंने आपको अलग अलग बता दिए थे। ड्राई एंड सनी वेदर में ये हमारा होता है लॉस एंजलस। और ये लॉस एंजलस स्मोक 1943 में हुआ था। 1943 में हमारा लॉस एंजलस स्मोक हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। और 1952 में हमारा हुआ था लंदन स्मोक। 1952 में हमारा क्या हुआ था? लंदन लंदन स्मोक हुआ था। इसके इफेक्ट क्या क्या हैं? इफेक्ट है भाई, आइज, नोज, थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट मतलब गले में इरिटेशन होती है। एग्रावेटेड लंग डिसीज हो जाती हैं। डैमेज क्रॉप, क्रॉप को डैमेज कर देता है। ठीक है। ये रबड़ को क्रैक कर देता है। नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। जिसके कारण क्या होती है? एसिड रेन होती है। क्या होती है? एसिड रेन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय करने वाले पौधे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय करने वाले पौधे कौन कौन से मैं बताता हूँ। इससे एक चीज याद आई मेरे को, बताओ को अर्सेनिक को कौन अवशोषित करता है? अर्सेनिक को कौन अवशोषित करता है? अर्सेनिक को धान का पौधा अवशोषित करता है। धान का पौधा, धान का पौधा क्या करता है? अर्सेनिक को अवशोषित कर देता है। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड को कौन कौन से पौधे अवशोषित करते हैं? पाइनस का पेड़, जूनिपेरस, पाइनस जूनिपेरस। आगे क्वेरकस पायरस। देखो कौन कौन से आपको साथ में याद रखनी है। साथ में याद रखो, एक तो पाइनस याद रखो, जूनिपेरस और पायरस। कौन कौन से? पाइनस, पाइनस पायरस जूनिपेरस, पाइनस पायरस जूनिपेरस, पाइनस पायरस जूनिपेरस। और साथ में क्वेरेक्स विटिस, क्वेर्क्स और विटिस। समोक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने करा था? हेनरी एंटोनी ने करा था। इंपॉर्टेंट है, समोक शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने करा था? डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने। और समोक किससे बनता है? समोक, समोक प्लस फोग, समोक प्लस फोग, समोक प्लस फोग से हमारा क्या बनता है? समोक बनता है। आगे लेड, लेड, लेड किससे बनता है? लेड, अगर लेड हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो लेड ऑक्साइड बना देता है। और ये लेड ऑक्साइड हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है भाई। लेड सबसे ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और ब्रेन रिलेटेड डिसीज पैदा करता है। ठीक है। और लीवर और किडनी को भी प्रभावित करता है। लेड से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम को होता है।
शीशा खून में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे संचयी शीशा विषाक्तता होती है, जिससे संचयी शीशा विषाक्तता होती है। उसके बाद देखेंगे बेंजीन। क्या बेंजीन से, याद रखो कि बेंजीन से कैंसर होता है, बेंजीन से ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लड कैंसर। अब देखते हैं, देखो बेंजीन कहाँ से उत्सर्जित होता है। शीशा के अभाव के कारण उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के कारण पेट्रोल में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे जाइलिन मिला दिया जाता है, जैसे बेंजीन, टाइलिन और जाइलिन। ठीक है, देखो जो पेट्रोल में एक उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करना होता है, जिसमें हमारे पास शीशे की कमी होती है, मतलब शीशे की कमी के कारण हम उसमें तीन पदार्थ बना लेते हैं, बेंजीन, टाइल्यून और जाइलिन। तो पेट्रोल में कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड मिलाए जाते हैं? पेट्रोल में कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड मिलाए जाते हैं? उसमें मिलाया जाता है हमारा बेंजीन और टाइलून और जाइलिन, बेंजीन, टाइलून, जाइलिन। ठीक है, और इन इन जब ये दोहन होता है, मतलब इनका जब जब वाहनों से, वाहन जब चलते हैं तो पेट्रोल क्या होता है? जलता है। तो पेट्रोल के जलने से क्या उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोकार्बन। और मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होंगे तो ये कैंसर करेंगे। और बेंजीन से हमारा ब्लड कैंसर होता है, बेंजीन से क्या होता है? हमारा ब्लड कैंसर होता है। आगे कैडमियम। तो मैंने बताया था कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है भाई? इटाई इटाई रोग होता है। ये लिख रखा है, कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग होता है। बस सही, इस कैडमियम से सिर्फ इतना याद रखना है कि कैडमियम से हमारा इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैडमियम से हमारा इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारा अगला टॉपिक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक? है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बारे में हम देखेंगे। कैसी लग रही है वीडियो? ज़रूर बताना, कमेंट करके अपना रिव्यू देना। तो हमारा टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो, जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में 14 सिटी में लॉन्च किया गया था। 2015 में कितनी सिटीज़ में लॉन्च किया गया था इसको? इसको 2015 में 14 सिटी में लॉन्च किया गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए टूल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल इन टर्म्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब कि यह एक ऐसा टूल है जो कि एयर की गुणवत्ता को दर्शाता है लोगों के सामने एक आसान भाषा में। ठीक है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स आर इन्वॉल्व 8 पोल्यूटेंट्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कितने पोल्यूटेंट्स को इवॉल्व करते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम 4 पोल्यूटेंट्स को इवॉल्व, सॉरी 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 8 पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं? हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें जिसे हम 24 आवर के टर्म में देखते हैं, उसको मापते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ 8 पोल्यूटेंट्स। तो इसमें 10 माइक्रो 10 माइक्रोन के पार्टिकुलेट्स मैटर शामिल होते हैं, 2.5 माइक्रोन के NO2 SO2 दोनों शामिल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 क्या होता है? ओजोन, NH3 क्या होता है? अमोनिया, और लेड को शामिल करते हैं। कौन कौन से भाई? 2.5 माइक्रोन के, 10 माइक्रोन के SO2 CO2 CO और O3 NH3 और लेड। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो भाई 8 पोल्यूटेंट्स अपने, और 8 इन सभी को देखो, कार्बन ऑक्साइड और O3 को छोड़ के ये जो जितने भी ये सारे बच गए, इनको 24 घंटे के औसत में मापा जाता है, 24 घंटे में। पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन को हम 8 घंटे 8 घंटे के औसत में मापते हैं। कितने घंटे के औसत में मापते हैं? 8 घंटे के औसत में मापते हैं। अब इसके पूरा मापक दिखा देता हूँ, ये आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा ये सारा। ठीक है, डेली का न्यूज़पेपर देखो तो इसमें मिलेगा, रोज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं, और सर्दियों में तो रोज़ ही बताया जाता है। गुड जो हमारा होता है उसके लिए ग्रीन निशान होता है, और 0 से 50।
फैक्ट्री मतलब सेटिस्फाई है, मतलब लाइट ग्रीन है 51 से 100। मॉडरेट 101 से 200 येलो। पुअर ऑरेंज हो जाएगा 201 से 300। वेरी पुअर रेड खतरा 301 से 400। और सीवियर डार्क रेड 400 से 500। मतलब अब आपको लेवल याद रखनी है। आगे तो अब कितने का अंतराल है, 50 का, 50-50 का, फिर 100 का, फिर तो आगे 100-100 का अंतराल है। लेवल कौन से, गुड, सेटिस्फाई, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये याद रखने से। देखो गुड कितना था, गुड था 0 से लेके 50 तक का न्यूनतम प्रभाव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री में भी कुछ ज़्यादा नहीं चल जाएगा। मतलब ये संवेदनशील व्यक्ति, बहुत बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जो कति संवेदनशील नाजुक व्यक्ति हैं, उनको सामान्य परेशानी दे सकता है बस। मॉडरेट अपना 101 से लेकर 200 तक होता है। इसमें क्या होता है, अस्थमा हृदय रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी होगी, जिनको पहले ही में पीड़ित है। ठीक है, मॉडरेट के बाद आता पुअर। पुअर में श्वास संबंधी रोग था, बताओ पुअर का निशान क्या था, ऑरेंज था, श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है। वेरी पुअर में तो आपको बीमारी होके ही रहेगी। और सीवियर में तो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करेगा। देखो ये मैंने पहले बात बता दी कि CO और O3 को 8 घंटे के औसत में मापा जाता है, और अन्य प्रदूषकों को 24 घंटे के औसत में मापा जाता है। मापने की यूनिट क्या होती है, माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। माइक्रोग्राम ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मापने की यूनिट होती है। ये पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन 2.5 माइक्रोन मैंने पहले ही बता दिए थे। अभी देख लो, ऐसे कण पदार्थ जिनका व्यास 10 माइक्रो या उससे कम होता हो, ये फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। 2.5 माइक्रोन क्या होते हैं, साइज 2.5 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोन से कम, ये फेफड़ों में अवरोध या वेदन रक्त प्रणाली में प्रवेश करते हैं, सीधे रक्त में प्रवेश करे हैं। ठीक है, WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन वाले 24 घंटा मध्य 15 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में जो इसका मीन है, मतलब इसका जो औसत है, ये 15 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तथा वार्षिक में इसका जो मीन है, जो औसत है, वो 5 क्यूबिक मीटर क्यूब तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये डाटा ना आपको याद रखना पड़ेगा। जितना भी डाटा मेरे वीडियो में बताया ना, सही तो कॉपी पर लिख लो, एक जमा बिल्कुल, क्या पता कब आपके सामने टकरा जाए। ठीक है, बस एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, ताकि ऑप्शन में जब आए तब सीधा टिक कर पाएंगे आप। भारत सरकार के नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत SO2 NO2 CO PM10 मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है। अब देखते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, देख लेते हैं। ठीक है, देश भर में देश भर में देश भर में 36 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को राष्ट्रीय वायु सूचकांकों से जोड़ा गया है। मतलब देश भर में कितने स्टेशन है, 36 स्टेशन है। ठीक है, देश भर में कितने स्टेशन है, 36। भारत की वायु गुणवत्ता जांच कराने वाले पहली मोबाइल ऐप कौन सी है, सफर ऐप है। ध्यान रखना कि एक ऐसी पहली ऐप है जो कि वायु की एयर क्वालिटी की क्या करती है, जांच कराती है, वह है अपनी सफर। और इस सफर की क्या फुल फॉर्म है, सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर कौन सी ऐप भाई, सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसको 17 फरवरी 2015 में किया गया था, और 2015 में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लाया गया था। आगे देखेंगे आई क्यू एयर क्या है, स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी है। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता कंपनी है आई क्यू एयर। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। इसकी स्थापना 1938 में हेडक्वार्टर
गोल्डेथ स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? गोल्डेथ स्विट्जरलैंड में। किसने की थी? क्लास हेमस भाइयों ने, क्लास हेमस भाइयों ने, क्लास हेमस भाइयों ने 1938 में की थी। और हेडक्वार्टर गोल्डेथ स्विट्जरलैंड में है। एक यूरो मानक याद रखना है। यूरो मानक कौन सा? यूरो मानक कब सेट किया गया था? 1992। यूरो मानक कब सेट किया था? 1992। कब किया था? 1992। याद रखो, यूरो मानक कब सेट किया गया था? 1992। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। दो वर्तमान 2014 में, 2014 में कौन सा छठा यूरो मानक लागू है? 2014 में कौन सा लागू हुआ था? छठा। और अभी तक यही चल रहा है। भारतीय स्टैंडर्ड कब लागू हुआ था? यूरो मानक तो 1992 में हुआ था। यूरो मानक कब लागू हुआ था? 1992 में। और भारतीय स्टैंडर्ड 2000 में। BSES द्वारा, किस द्वारा? BSES द्वारा। वर्तमान में भारतीय स्टैंडर्ड भी 6 लागू है और यूरो मानक भी 6 लागू है। यूरो मानक कब लागू हुआ था? 1992 में। और भारतीय स्टैंडर्ड कब लागू हुआ था? 2000 में। रेडोन गैस, रेडोन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में एकत्र हो जाती है भाई। भैया गैस क्या है? ये हमारी मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस है। और ये वातायन की कमी के कारण घरों में एकत्रित हो जाती है। ठीक है। भारत में खनिजों की पहली कोर लाइब्रेरी, भारत में खनिजों की कोर लाइब्रेरी कहाँ है? ये हमारी झुंझुनू राजस्थान में है। गांव है अकावली गांव। खनिजों की कोर लाइब्रेरी कहाँ है? अकाली गांव, अकावली गांव, झुंझुनू राजस्थान। अर्सेनिक,